Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2 Block 2 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. First part already I have made and उसका video आपको description section में मिल जाएगा. Second part में हम पढ़ने वाले हैं classification of motives at work. कभी भी जब आप work के बारे में बात करते हैं तो ऐसे क्या मोटिव्स हो सकते हैं हमारे वर्क करने के, तो इसको डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया जा सकता है मोटिव्स एट वर्क को. लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव के बारे में और एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स के बारे में हम पहले समझेंगे क्या होता है. प्राइमरी मोटिव वो होता है जो अनलर्नड होता है, मतलब कि ये नेचुरली हमारे अंदर होता है. ये साइकोलॉजिकल नीड होती है, जैसे कि हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, स्लीप, सेक्स, अवॉइडेंस ऑफ पेन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ये हमारे अंदर इनबॉर्न है, ये हमने सीखा नहीं है, ये हमारे अंदर हमारी नीड है, बेसिक नीड है. तो इसको प्राइमरी मोटिव के नाम से एड्रेस किया गया है और इसको हम कभी अनलर्न नहीं कर सकते. ये हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा जब तक हम जिंदा है. सो हमारी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन रेस सरवाइव कर रही है. सो ये यूनिवर्सल चीज़ है जो हर एक इंसान के अंदर मिलेगी, और लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़रूर कम ज़्यादा हो सकती है पर्सन टू पर्सन. जैसे कि कोई बच्चा ज़्यादा टाइम सोता है और जो एडल्ट ओल्डर लोग हैं वो कम आवर्स सोते हैं, है ना. ये तो उनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये सबके अंदर मिलती मिलती है. और हो सकता है कि हम सोशल प्रैक्टिस जो है उससे हम इस चीज़ को कंडीशन कर सकते हैं. जैसे कि हमारी हंगर है, सपोज हमें 3 टाइम खाने की आदत है तो हम इसको एक बार ही कर सकते हैं. सपोज आपको 12 घंटे सोने की आदत है तो आप उसको 8 घंटे कर सकते हो. सो मतलब आप उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आप इसको 0 नहीं कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मोटिव. सेकेंडरी मोटिव जो होता है वो आप लर्न करते हो, और बेसिकली ये कैसे लर्न करते हो, जब आप दुनिया से इंटरेक्ट करते हो. ये लोगों से इंटरेक्शन पे, और जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं वो हमारे अंदर बनता जाता है. और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है उसमें इन्होंने बताया. एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब कि हम दूसरों से एसोसिएट होना चाहते हैं. रिकॉग्निशन मतलब हमारे अंदर वो एक भूख होती है कि हमारी भी कोई आइडेंटिटी हो, हमें भी कोई रिकॉग्नाइज करे, हम दूसरों से आगे बढ़ें. फिर स्टेटस, हमारा सोसाइटी में रैंक क्या है. देन पावर, हमारे अंदर हम कितना चीज़ें कंट्रोल की नीड होती है इंसान में, है ना. जो जैसे पॉलिटिशियन लेवल पे पहुंच जाते हैं, मैनेजेरियल लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर पावर की भी भूख होती है, और कैसे हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसकी भूख होती है. देन अचीवमेंट की भूख होती है कि हम कुछ एकम्प्लिश करें अपनी लाइफ में. देन ऑटोनॉमी की भूख होती है. इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की मतलब जब आपके हाथ में चीज़ें होती हैं तो आप इंडिपेंडेंट फील करते हो, आप अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकते हो. लेकिन आप अगर किसी और पे डिपेंडेंट है तो फिर आपको हमेशा बंधा सा फील होता है, क्योंकि आपको फॉलो करने पड़ती है इंस्ट्रक्शंस. देन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, अपने आप को सिक्योर करने का डिज़ायर होना, ये भी सेकेंडरी मोटिव में आता है. देन डिफेंसिवनेस, ये भी सेकेंडरी मोड में आता है कि अपने आप को डिफेंड करना ब्लेम से, क्रिटिसिज्म से, कोई आपको कुछ बोलना दे, इन सब चीज़ों से. जो सेकेंडरी नीड्स होती हैं वो कंडीशनड होती हैं. हम कैसे कंडीशनड होती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से. पास्ट हमारे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, दूसरों के साथ हमारा कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, किस तरह का एक्सपीरियंस था, वो सारा चीज़. एंड टाइम के साथ वो हर एक इंडिविजुअल में चेंज भी किया जा सकता है. सो ये नीड्स जो होती हैं ये आइसोलेट नहीं कर सकते हम. ये हमारे बिहेवियर को हमेशा इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक है चाहे इंट्रिंसिक है. सो हमारे जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा. उनके जितने भी एक्शंस हैं वो हमारे इंट्रिंसिक की तो अभी हमने सीखी नहीं है, इंट्रिंसिक का मैं बाद में बताऊंगी. सेकेंडरी नीड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वो हमारे प्राइमरी नीड्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी नीड्स को सर्टेनली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो मैनेजेरियल प्लान्स जो होते हैं उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि सेकेंडरी नीड्स हमारी क्या हैं और उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सके, सो दैट वो जो एम्प्लॉई है जो वो मोटिवेटेड रहे. अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशंस. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस क्या होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, प्रमोशन,
बेनिफिट्स, है ना, ये जो सर्विसेज उन्हें मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन से, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें, वर्क प्लेस पे कंडीशंस कैसी है, ये सारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं. सो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं जब उनके एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर्स है या मोटिवेशन है वो अच्छे से वर्क करती हो, उनको वो गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं. सो हम लोगों की एक्टिविटी जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे वर्क करें. जो भी वो एक्टिविटी करेगा वो किस तरह से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस तरह से. इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जो साइकोलॉजिकल रिवार्ड होता है जो इंसान को मिलता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, या उसको सेंस ऑफ चैलेंज एंड अचीवमेंट आने लगे, या उसे अप्रिसिएशन मिले, या पॉजिटिव रिकॉग्निशन मिले, या उसको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, उसको कंसीडर किया जा रहा है. तो ये सारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर की चीज़ें है, जो ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें हैं, और जो इंट्रिंसिक होता है वो साइकोलॉजिकल होता है. तो एक फिजियोलॉजिकल हो गया, एक साइकोलॉजिकल हो गया, इस तरह का भी आप बोल सकते हो. सो जब ये सारी चीज़ें मिलती है तो भी इंसान मोटिवेटेड फील करता है, वो एंजॉय करता है अपने काम को, उसको इंटरेस्ट आता है काम करने में, उसकी क्यूरियोसिटी जब सेटिस्फाई हो जाती है, वो सेल्फ एक्सप्रेशन का उसको मौका मिलता है, पर्सनल चैलेंजेस जो है वो वर्क में मिलते हैं. सो इन चीज़ों से वो मोटिवेट होता है. नाउ अब हम आगे देखेंगे. कैन थॉमस ने इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, कैन थॉमस मॉडल है एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का. उसमें इन्होंने ये बताया है कि लोग जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कैसे अचीव की जा सकती है, जब लोगों में क्या फीलिंग आएगी जिसकी वजह से वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का बढ़ेगा. पहली चीज़ चॉइस. अगर ability to select activities and to perform in ways that seem appropriate. जब चॉइस का मतलब क्या है कि उसके पास वो एबिलिटी है कि वो सिलेक्ट कर सके कि उसको कौन सी एक्टिविटी करना है और कैसे परफॉर्म करना है अप्रोप्रिएटली उस चीज़ को. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जनरेट हो जाता है, अचीव किया जा सकता है. देन कॉम्पिटेंस. अगर वो स्किलफुली परफॉर्म करे कोई टास्क एक्टिविटी को और एकम्प्लिश्ड फील करे जब वो करता है उसको. देन मीनिंगफुलनेस. वो जब काम कर रहा है, कोई टास्क का जो पर्पस है वो ऐसा है जिससे उसको अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरा पर्पस पूरा हुआ, उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि ऐसा वर्दी टास्क करे जो पर्पसफुल है, जो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल काम बेसिकली. एंड देन प्रोग्रेस. अगर उसको ये लगता है कि उसने वो टास्क करके अचीव कर लिया कुछ, उसने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट अचीव की है, तो वो प्रोग्रेस के तौर पे मानी जाएगी. तो चॉइस, कॉम्पिटेंस, मीनिंगफुलनेस एंड प्रोग्रेस, ये 4 चीज़ें अगर इंसान कर पा रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फील करता है. डेसी एंड इसके कलीग्स ने प्रपोज किया था इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो तब आता है जब इंडिविजुअल सेल्फ डिटरमिन्ड हो और कंटेंट हो अपने वर्क से. फिर इन थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ये भी बताया गया है कि पीपल कॉम्पिटेंट फील करते हैं अगर उनको जो फीडबैक मिल रहा है उनके वर्क के लिए वो अच्छा मिल रहा है, अच्छा फीडबैक उन्हें मिल रहा है. एंड देन वो किस तरह से वो अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ा सकते हैं, तब वो ज़्यादा अच्छा फील करते हैं. फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कब वर्क करता है? हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों ना अपोजिशन में वर्क करते हैं. मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कहा जा सकता है. तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है जब भी इंडिविजुअल फील करेगा तो वो फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके अंदर से चला जाएगा. सो ये ध्यान रखना है. अगर आपने एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर लगाया है कोई काम करने में तो आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपका जो है वो कम हो जाएगा. ये दोनों चीज़ें इस तरह से एक दूसरे से रेसिप्रोकल पे वर्क करती है.
नाउ डेवलपमेंट्स इन मोटिवेशन थ्योरी, कौन कौन सी मोटिवेशन थ्योरीज का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, पहले क्या सोचा जाता था, अब कैसे सोचा जाता था। तो पहले तो ग्रीक फिलोसोफर्स ज़्यादा वर्क करते थे मोटिवेशन के ऊपर, तो उनका फोकस ये होता था हीडोनिज्म प्रिंसिपल पे। हीडोनिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्लेजर पे ज़्यादा ध्यान दो, पेन को अवॉइड करो, ऐसे एफर्ट्स करो जहाँ पे आपको प्लेजर ज़्यादा मिले एंड पेन कम से कम हो। तो इस प्रिंसिपल से शुरू किया गया था, लेकिन जब तक 19th सेंचुरी ख़त्म हुई तब तक जो फिलॉसफी से माइग्रेट होके ये साइंस ऑफ साइकोलॉजी में शिफ्ट हो गया ये वाला टॉपिक। एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट ने एम्पेरिकली बेस्ड मॉडल्स निकालना शुरू किया, मतलब फॉर्मूला बेस्ड मॉडल्स निकालना शुरू किया मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ बिहेवियर एज अ हाईली रैशनल, जो बिहेवियर है वो इंस्टिंक्ट से आता है। तो जेम्स ने आइडेंटिफाई किए थे कुछ इंस्टिंक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकोमोशन, क्यूरियोसिटी, सोशिएबिलिटी, फियर, जेलसी, सिंपैथी, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट ड्राइव एंड रीइंफोर्समेंट मॉडल्स आए 1920s में। इंस्टिंक्ट थ्योरीज जो है वो रिप्लेस हो गई उन मॉडल्स से जो ड्राइव पे बेस्ड थे, रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड थे। सो डिसीजंस जो भी लिए जाते थे प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होके लिए जाते थे, यानी कि पहले आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा उस पर्टिकुलर एक्ट करने में। अगर आपका पॉजिटिव था तो आप वो उसके आउटकम को देख के उस बिहेवियर को बार बार करोगे। अगर आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस था उस पर्टिकुलर एक्शन से तो आपका वो बिहेवियर डिमिनिश होता जाएगा। ये ऑलपॉट की थ्योरी थी। फिर थॉर्नडाइक ने भी लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बात की, हल ने बात की एफर्ट्स और मोटिवेशन के ऊपर जो ड्राइव एंड हैबिट का प्रोडक्ट है। फिर स्किनर आए, उन्हें ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात की, जिसे रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। सो उन्होंने ये बोला कि टाइम के साथ इंडिविजुअल्स अगर कुछ रिलेशनशिप लर्न कर लेता है एक्शन रिएक्शन के, तो वो बार बार उसका बिहेवियर उस पे इन्फ्लुएंस होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट फिर नेक्स्ट आया, जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया गया। जैसे कि टेलर ने वेज इंटेंसिव मॉडल बताया कि जॉब ट्रेनिंग दी जाए, पे परफॉर्मेंस अच्छी की जाए तो इंसेंटिव सिस्टम रखा जाए, तो एम्प्लॉय सिलेक्शन टेक्निक पे वर्क किया जाए और जॉब रीडिज़ाइन पे वर्क किया जाए, तो अच्छे से जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था ये इकोनॉमिक वर्क इकोनॉमिक मॉडल था बेसिकली। और लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि लोग जो एम्प्लॉयज़ थे वो इसको डिसलाइक करने लगे, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग थी, बिहेवियर विद दी वर्कर्स, जो जिसके बारे में हम आगे समझेंगे कैसे। ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट 1930s में शुरू हुआ, जहाँ पे मायो ने एक हॉथॉर्न फैक्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जहाँ पे विमेन को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक में वर्किंग कंडीशंस अच्छी बना दी गई, लाइटिंग वगैरह, और एक में कुछ नहीं किया गया चेंज। वो तो ये सोच रहा था जहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी बनाई गई है वहाँ पे कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो फेल हो गया उसका सोच, और उसको ये पता चला कि कंडीशंस कैसे भी हैं, विमेन जो थी वो दोनों कंडीशंस में सेम वर्क कर रही थी। उनकी प्रोडक्टिविटी या तो इम्प्रूव हुई या फिर सेम रही, मतलब ज़्यादा कंसिडरेबल रिजल्ट नहीं मिला उनकी स्टडी का। फिर जो वर्कर्स थे कैसे बेस्ट मोटिवेटेड दिखे, हमें ये पता चला, मायो ने जो किया था एक्सपेरिमेंट उस पे ये पता चला कि बेटर कम्युनिकेशन अगर मैनेजर्स और वर्कर्स का हो जाए, जो उसमें एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में और उनको एज अ टीम समझा जाए, तो वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव दिख रही थी ऐसी कंडीशंस में। तो ग्रुप डायनामिक्स जो था वो मेजर रोल प्ले कर रहा था, एम्प्लॉयज़ की नीड फुलफिल हो रही थी। एंड बहुत सारे मल्टीपल मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस जो थे वो रिकॉग्नाइज किए गए कि कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जा सकती है। सो अगर कोई मैनेजमेंट फेल हो जाता है वर्कर को ढंग से ह्यूमंस की तरह ट्रीट करने में, सो ऑब्वियसली पुअर क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई देगी, अनरेस्पॉन्सिवनेस दिखाई देगा, कन्फ्यूजन एंड लो मोरल दिखाई देगा। नाउ नीड बेस्ड कंटेंट मॉडल्स, ये 1950s में आने लगे, कंटेंट थ्योरीज चलने लगी। वो फैक्टर्स जो थे वो एसोसिएटेड थे मोटिवेशन के ऊपर, मैस्लो
मैकक्लेलैंड, हर्ट्सबर्ग एंड एल्डोफर, इनने कुछ थ्योरीज बनाई और उसमें उन्होंने ये बताया कि जॉब एनरिचमेंट के लिए की फैक्टर्स जो हैं वो वर्क मोटिवेशन एंड जॉब एटीट्यूड्स ये हैं। नाउ प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज आई जो मिड 1960s में शुरू हुई। उनका जो फोकस था वो वर्क मोटिवेशन के के बेसिस पे ही था। तो प्रोसेस थ्योरिस्ट जो थे उनका वो कैसे देख रहे थे वर्क मोटिवेशन को कि ये डायनामिक पर्सपेक्टिव है और एक कैजुअल रिलेशनशिप टाइम और इवेंट्स के साथ ह्यूमन बिहेवियर की देखी गई है वर्क प्लेस में। तो कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ये समझता है कि लोग जो डिटरमिन्ड होते हैं वो वर्क प्लेस पे ढंग से काम करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज की उसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये विक्टर व्रूम ने दी थी। इक्विटी थ्योरी जो है एडम्स ने दी थी, जो ये कहते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज रिस्पॉन्ड करते हैं कॉग्निटिवली एंड बिहेवियरली जब अनफेयर होते हैं वर्क प्लेस पे मैनेजर्स। फिर गोल सेटिंग थ्योरी आई जिसमें सिंपल एक्ट यही था कि टारगेट स्पेसिफाई कर दो और उससे ऑटोमेटिकली बिहेवियर और परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। रीसेंट डेवलपमेंट्स जो वर्क मोटिवेशन पे हुए हैं वो फ्रॉम 1960 से 1970s के बीच में हुआ और उसमें जो थ्योरीज आई वो कौन कौन सी थी? सोशल लर्निंग थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, जॉब डिज़ाइन, रिवार्ड सिस्टम्स, पनिशमेंट, प्रोसीजरल जस्टिस, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड क्रॉस कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन वर्क बिहेवियर, ये वाली आई। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पॉइंटर्स दिए हुए हैं। मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है ये हम पढ़ेंगे। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हैप्पी होते हैं, कमिटेड होते हैं, तो पता ही है। और इससे और भी चीज़ें क्या आ जाती है, एम्प्लॉई टर्न ओवर रिड्यूस हो जाता है। टर्न ओवर मतलब जॉब छोड़ के जाना। एंड देन रिजल्ट ड्रिवन एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब वो रिजल्ट देंगे ही देंगे। एंड कंपनी लॉयल्टी एंड वर्क प्लेस हार्मनी ये देखने के लिए मिली है। जो मोटिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या क्या बेनिफिट्स ये देता है अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उसके बारे में बताया। नंबर 1, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सो मोटिवेटेड वर्क प्लेस अगर होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की होनी ही होनी है। पुअरली मोटिवेटेड फोर्स अगर होगी तो वो क्या होगी, वो बहुत कॉस्टली हो जाएगी कंपनी के लिए। टर्न ओवर बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे कंपनी के, नेगेटिव मोरल होगा, कॉस्ट ऑपरेशंस भी बढ़ जाएंगे और मैनेजमेंट का टाइम भी वेस्ट होगा। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो अगर इसमें बताया कि अगर मैनेजमेंट किसी तरह भी निग्लेक्ट करती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना या एजुकेट करना, तो आप देखोगे कि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉई होंगे उसमें और इनमें एब्सेंटिज्म ज़्यादा मिलेगा, टर्न ओवर बढ़ जाएगा, सिक लीव ज़्यादा होंगी, स्ट्राइक्स, ग्रीवियंसेस, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट, पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। अगर मोटिवेशन रहा एम्प्लॉयज़ में तो आप देखेंगे कि वो ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे वर्क प्लेस पे लोग, वो चैलेंजिंग एटीट्यूड होगा उनका। अगर डिफ़िकल्ट टाइम भी आया है तो उसको भी वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे, उनमें एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी पूरे टाइम। और वर्क प्लेस एंड कल्चर जो होगा वो हाई अचीवर्स का होगा। बेटर टीम वर्क। अगर मोटिवेटेड है एम्प्लॉयज़ तो टीम वर्क आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। एम्प्लॉयज़ जो होंगे एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा काम करेंगे। वर्क प्लेस हार्मनी। अगर मोटिवेटेड वर्कफोर्स है तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक्सेप्टेंस होगा, एक दूसरे के लिए कमिटेड होंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उनमें कमिटमेंट होगा, इम्प्लीमेंट अच्छे से करेंगे चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग होगी ऑब्जेक्टिव को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के, एंड डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से ले पाएंगे मैनेजमेंट लेवल पे, और इवन एम्प्लॉयज़ भी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो जब भी मोटिवेटेड वर्क
फोर्स होती है, सो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, स्टेबिलिटी रहती है वर्क प्लेस में, पॉजिटिव वर्क कल्चर होता है, बेटर टीम वर्क होता है, वर्क प्लेस हार्मनी भी बनी रहती है. तो ये बेनिफिट्स होते हैं अगर कंपनी मोटिवेटेड है, वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 2 MPCE 031. आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. बट सेल्फ स्टडी इज important, so do not avoid reading by yourself. You will have better understanding and better marks. Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, press the notification bell and share my videos with the rest of the students. Bye bye.